हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इन डिटेल कवर करने वाले हैं। तो एक्चुअल में व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हाउ डज़ पीएलसी वर्क। तो एक्चुअल में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किस तरह से वर्क करती है, उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं और बिज़नेस में पीएलसी का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम बिज़नेस उसको अडॉप्ट करती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, तो उसको क्या एडवांटेजेस होंगे और वो पीएलसी को अडॉप्ट करते टाइम कौन कौन से चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी उसको अपनानी है। और विथ एग्जांपल की केस स्टडी ऑफ पीएलसी हम देखने वाले हैं एप्पल की। एंड व्हेन टू यूज़ दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और कौन सी जगह हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को यूज़ करना है, वो सभी चीज़ें इन डिटेल आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो एक्चुअल में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। PLC is the model that illustrates how a product progress through the stages during the टाइम ऑन द मार्केट। तो एक्चुअल में PLC क्या दिखाती है, एक प्रोग्रेस चार्ट है, ठीक है। तो वो दिखाती है वेरियस स्टेजेस के पूरे टाइम में मार्केट में हमें किस तरह से वर्क करना है, वो स्टेजेस से हमें पता चलेगा, हमारी प्रोग्रेस उससे पता चलेगी। इट सर्व एज अ टूल फॉर बिजनेस टू अंडरस्टैंड हाउ देयर प्रोडक्ट्स इवॉल्व एंड हाउ टू मैनेज देम टू एफिशिएंटली। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हेल्प से हम बिज़नेस को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में किस तरह से मार्केट में इन्वॉल्व हुआ है और हमें किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मैनेज करके रखना है इफेक्टिव वे में। तो वो सभी चीज़ें हमें PLC की हेल्प से पता चलेगी। दिस कॉन्सेप्ट प्लेस अ रोल इन द मार्केटिंग डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो कौन कौन सी चीज़ों में हेल्प करेगा वो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में एंड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये सभी चीज़ों के लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यूज़फुल रहेगा। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटेजी बनाने के, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सभी चीज़ों का सोर्स हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से हमें मिलेगा। In today's phase world of the business and innovation, it is crucial to grasp the product life cycle। ठीक है, तो इतना चेंजिंग जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ डू PLC वर्क। तो एक्चुअल में PLC वर्क किस तरह से करती है, थोड़ा ओवरव्यू ही है पूरा का पूरा जो स्टेजेस है उनके रिलेटेड। तो फर्स्ट, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ट्रैक अ प्रोडक्ट्स जर्नी फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन। तो इंट्रोडक्शन से लेकर उस प्रोडक्ट की और वो प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आएगा तब तक की पूरी जर्नी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम देख सकते हैं। बिफोर लॉन्च अ प्रोडक्ट गोज थ्रू द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो ठीक है, प्रोडक्ट अभी तक वो मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, तो उससे पहले अभी तक वो बिज़नेस में ही है, ऑर्गेनाइजेशन में ही है वो प्रोडक्ट। तो उस पर क्या क्या चीज़ें पे ध्यान रखना है उसके डिज़ाइनिंग में, और उसको किस तरह से और अच्छे से हम डेवलप कर पाएंगे, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम। The PLC itself begin with the product hits the market introduction। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जब एक्चुअल में प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, इंट्रोडक्शन फेज से PLC स्टार्ट होगी। हियर मार्केटिंग इज़ अ की टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ओवरकमिंग इनिशियल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज से में क्या सबसे ज़्यादा हमें करना पड़ेगा, लोगों को हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस करना पड़ेगा। इफ़ सक्सेसफुल द प्रोडक्ट एंटर द ग्रोथ स्टेज। अवेयरनेस हो गई, लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसके बाद क्या होगा, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने में, तो हम ग्रोथ स्टेज पे आ जाएंगे जो है सेकंड स्टेज, जिससे क्या होगा, हमारी राइजिंग द सेल्स एंड ब्रांड रिकॉग्निशन। तो जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस होगी, लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, हमारी सेल इंक्रीज होगी एंड हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। फिर होगी मार्केटिंग एफर्ट्स में शिफ्ट टू द मेंटेनिंग मोमेंटम। ठीक है, तो अभी सभी फोकस कहाँ पे हो जाएंगे, हमें अपनी जो गुडविल है वो मेंटेन करके रखनी है। फिर इवेंचुअली द मार्केट बिकम सेटल्ड। ठीक है, तो हुई फिर कौन सी स्टेज में आ जाएगी, मैच्योरिटी की स्टेज में आ जाएगी कि अभी वो प्रोडक्ट सबको अवेयरनेस भी है, लोग पसंद भी कर रहे हैं और उसकी गुडविल भी बन गई है मार्केट में। फिर उस स्टेज पे क्या होगा, कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाई एंड द कंपनीज में फोकस ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। तो अभी तो क्या होगा, लोगों को अवेयरनेस हो गई, वैसे ही कॉम्पिटिटर को भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस हो गई होगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उनको कॉस्ट एफिशिएंसी पे ध्यान देना है और प्रोडक्ट को किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे वो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का लाभ उठा पाए, तो वो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना है। फाइनली सेल्स डिक्लाइन एंड द प्रोडक्ट में विदड्रॉ और द रिप्लेस विद द न्यू इनोवेशन। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट फिर मैच्योरिटी के स्टेज के बाद उस प्रोडक्ट का डिक्लाइन स्टेज आएगी। अगर उस स्टेज में बिजनेस ने कुछ आइडिया नहीं लगाया, न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करी, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट मार्केट में से विड्रॉ हो जाएगा।
Understanding the PLC help business tailor strategy for each stage, maximizing profit and producers lifespan. तो PLC को अडॉप्ट करके क्या होगा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एंड प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन बढ़ेगा. वो डिक्लाइन स्टेज में जल्दी नहीं आएगा. हम मैच्योरिटी स्टेज पे ही बहुत सारी इनोवेशन कर देंगे जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में नया ही रहेगा. तो कौन कौन से स्टेजेस है? तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. तो हमें ये भी पूरा अच्छे से ध्यान रखना है. तो स्टेजेस है फर्स्ट इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन स्टेज सिग्निफाइज द एंट्री ऑफ द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट. यहाँ पे एंट्री होगी प्रोडक्ट की मार्केट में. द इनिशियल स्टेज इज टिपिकली एसोसिएट विद द इंक्रीज द सेल्स सिंस इट इज इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर. जब से वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है वहाँ से ही उसका मोटो ये रहेगा कि कैसे सेल्स को इंक्रीज करना है. ड्यूरिंग दिस फेज बिजनेस इंकर एक्सपेंसेस फॉर मार्केटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलप R&D एंड दिस strive to raise awareness and stimulate the demand for their product. तो इस स्टेज में सबसे ज़्यादा बिजनेस क्या करेगी? सबसे ज़्यादा बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करेगी, मार्केटिंग रिसर्च करेगी, लोगों को कौन सा प्रोडक्ट पसंद है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बनाएगी एंड लोगों को अवेयर करेगी. मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन हमें सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होती है. जैसे कि अगर हम बात करें कि इको फ्रेंडली चीज़ें भी होती है, ठीक है, तो हम उस चीज़ को अगर हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो उस चीज़ के बदले हम इको फ्रेंडली चीज़ जो है एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म हो ऐसी चीज़ उससे रिप्लेस कर सकते हैं. हमें अवेयरनेस ही नहीं होगी तो हम उसका कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? तो वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है न्यू प्रोडक्ट के लिए. कंपनीज नीड टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग एंड क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू एंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट इज इजीली एक्सेसिबल टू कस्टमर. यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि अगर हम अवेयरनेस करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को डिमांड करेंगे तो लोगों को ऑन द स्पॉट डिमांड हुई और उनको प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ेगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग दूसरे प्रोडक्ट पर तुरंत ही शिफ्ट हो जाएंगे. तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारी सबसे अच्छी होनी चाहिए. The objective is to establish a presence in the market and generate interest. During this phase, pricing strategy often revolve around the two approaches. तो इस स्टेज में प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें दो टाइप है इसके अप्रोचेस है. एक है पेनिट्रेशन, एक है स्कीमिंग. पेनिट्रेशन में क्या होगा? वेयर अ लोअर प्राइस इनिशियली ऑफर टू गेन द मार्केट शेयर. यहाँ पे पहले हम लोअर प्राइस ऑफर करेंगे कि हमें मार्केट गेन हो जाए, हमारा मार्केट शेयर हमें मिलता रहे. प्रोडक्ट अगर हम 10 के बदले 5 में बेचेंगे तो 5 वाले कम प्राइस वाली चीज़ होगी तो लोग ज़्यादा अवेयरनेस मतलब ज़्यादा पसंद करेंगे परचेज़ करना. तो पेनिट्रेशन में स्टार्टिंग में हम प्राइस लो रखते हैं, जबकि स्कीमिंग नाम से पता चलता है, थोड़ा बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, स्क्रीमिंग, क्रीम जैसा. इसका मीनिंग इस तरह से होता है. इसको भी इन डिटेल हमें समझना है लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इसका बात आई है तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि स्कीमिंग में थोड़ा क्रीम जैसा साउंड है. तो क्या होगा? स्टार्टिंग में हम बोलते हैं ना हायर प्राइस चार्ज करते हैं फर्स्ट टू रिकवर डेवलपमेंट कॉस्ट. यहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट स्टार्टिंग में रिकवर कर जाए. स्कीमिंग प्राइस वहीं पे होगी जब प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा एंड हमें सबसे ज़्यादा टारगेट कौन से होंगे? जो रिच लोग होंगे वो ज़्यादा टारगेटेड होंगे कि वहाँ पे स्कीमिंग प्राइस की मदद से हम उनको वो करें कि हाँ ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे अगर 10 दिन में अगर आप वो परचेस नहीं करेंगे तो आप ही परचेस करने वाले टॉप 20 लोगों में से एक है. इस तरह से उनको इस तरह से उनको इंट्रोड्यूस करा जाएगा कि आप नहीं लेंगे तो इसकी प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो वो क्या होगा? हायर प्राइस स्टार्टिंग में चार्ज कर लेंगे. ठीक है, जब अगर एग्जांपल ले तो जियो का जो सिम आया था तो वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी से आया था. स्टार्टिंग में फ्री करा, फिर थोड़ा कम प्राइस एंड फिर हायर प्राइस. ठीक है, तो वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंडर आया था. इंट्रोडक्शन फेज था जब जियो का. तो फिर है ग्रोथ का स्टेज. तो इसमें क्या होगा? ग्रोथ स्टेज विटनेस अ सर्ज इन द सेल्स एज ए कंज्यूमर बिकम मोर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक्सिस्टेंस एंड एडवांटेजेस. ठीक है, अभी यहाँ पे लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अवेयरनेस हो गई इसलिए अब लोग अवेयर है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड एंड उसके कितने एडवांटेजेस है वो भी पता चल गया. तो जियो का हमने एग्जाम्पल लिया तो जियो के अवेयरनेस हो गई, फ्री में मिल रहा है, 3G 4G 2G है, स्टार्टिंग में जब आया था तब की बात है. फिर अभी ग्रोथ स्टेज में क्या हुआ? अभी उसके कितने एडवांटेज लिमिटेशन है वो भी सबको पता चल गई ग्रोथ स्टेज में.
फिर क्या होता है, दिस ग्रोथ इज फ्लूएड बाय द वर्ड ऑफ द माउथ फेवरेबल रिव्यू एंड इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन। तो मार्केटिंग कैंपेन तो बहुत ज़्यादा होती है इस स्टेज में, वर्ड ऑफ माउथ सबसे ज़्यादा होती है कि हाँ कि और कार्ड्स का आप क्या यूज़ कर रहे हो, जियो की स्पीड बहुत ज़्यादा आती है, स्पीड है, ठीक है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड। एंड मार्केटिंग कैंपेन के आप जियो के ये मतलब कार्ड सिम कार्ड परचेस करोगे तो इसका जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा तो इस चीज़ में इस्तेमाल होगा, सोशल इश्यूज़ रिलेटेड में काम आएगा। तो वो इतने इस तरह से वो आपको मार्केट कैंपेन में इन्वॉल्व कर लेंगे। इन दिस फेज बिजनेस ट्राइव टू एक्सपांड देयर मार्केट शेयर बाय स्केलिंग अप प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन and with the increasing demand competition may intensify as a new player try to capitalize on the opportunity। तो इस स्टेज में थोड़ा थोड़ा हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनको अवेयरनेस हो जाएगी उनको भी कि ऐसा कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है जो हमें कंपटीशन दे सकता है। As the product gain recognize, pricing strategy might shift toward the competitive approach। यहाँ पे अभी पेनिट्रेशन स्कीमिंग नहीं चलेगी, यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन में हमें टिक के रहना है तो जो कॉम्पिटिटिव की प्राइस होगी वो हमें चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेज में ये सब चीज़ें हैं। कंपनीज में आल्सो इंट्रोड्यूस वेरिएशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट एम एट द मार्केट सेगमेंट। यहाँ पे वेरिएशन लाएगी चीज़ों में जिसकी वजह से लोग एक ही प्रोडक्ट को परचेस करके ज़्यादा उब ना जाए, ठीक है। तो ग्रोथ स्टेज में ये होगा सब चीज़ें। फिर मैच्योरिटी में क्या होगा, द मैच्योरिटी स्टेज रिप्रेजेंट द पिक ऑफ द सेल। यहाँ पे मैच्योरिटी में पिक ऑफ द सेल्स होगा एंड मार्केट पेनिट्रेशन फॉर द प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मार्केट पेनिट्रेशन का फ़ायदा हो सकता है। फिर ए कॉम्पिटिशन टिपिकली रीच इट्स पॉइंट ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड अटेंशन शिफ्ट फ्रॉम द अट्रैक्टिंग कस्टमर टू रिटेन एक्सिस्टिंग वन। तो यहाँ पे अभी मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, हमें अटेंशन तो सबकी मिल गई, अभी कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट्स अवेयर है, पसंद भी करते हैं, लेते भी है, फ्रिक्वेंटली लेते हैं। लेकिन अभी क्या होगा, हमारा जो ये एजेंडा था अट्रैक्ट टू कस्टमर से हमें रिटेन एक्सिस्टिंग वंस, ठीक है, हमें मार्केट में टिके रहने की यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी होगी क्योंकि कंपटीशन को अभी अवेयर नहीं हुआ, कंपटीशन को हमारे सभी स्ट्रेटजी के बारे में पता भी चल गया होगा। प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिकम अ फीचर ऑफ द स्टेज। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये फीचर किस स्टेज का है, तो मैच्योरिटी स्टेज का है कि प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो हमें थोड़ा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमारे कॉम्पिटिटर से, प्राइस स्टेबिलिटी पे हमें मेंटेन करना पड़ेगा, कॉस्ट को कट करके हम प्राइस स्टेबिलिटी करना है यहाँ पे। ऑनगोइंग मार्केटिंग एंड ओएस एम एट द मेंटेनिंग बोथ मार्केट शेयर एंड ब्रांड लॉयल्टी। तो यहाँ पे हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, मार्केट शेयर भी बढ़ाना है और हमें ब्रांड लॉयल्टी का भी ध्यान रखना है कि हमें हमारा प्रोडक्ट में कोई वो नहीं करना है कि जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू कम हो जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी में हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। कंपनीज फ्रिक्वेंटली मेक इन्वेस्टमेंट इन इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट एडिंग फीचर्स। किस तरह से हम करेंगे, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में हम फीचर्स ऐड कर देंगे अच्छे से। फिर इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग कैंपेन टू इंश्योर द प्रोडक्ट रिमेन रिलेवेंट एंड कॉम्पिटिटिव। तो हमें अपने एंड से मार्केट को इस तरह से करेंगे ना कि कुछ हमने ऐड भी देखे कि आप जो भी ये लेंगे उसका 2% 1% मतलब इस तरह से कुछ था, शांति आंवला का शायद कि 2% आप जितनी भी ये प्रोडक्ट लेंगे उसका 2% शिक्षा में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, वो मार्केट कैंपेन इस तरह से करेंगे कि हमने कुछ लिया तो उसका फ़ायदा मे बी और जो नीडी लोग हैं उनको होगा। फिर है फर्दर मोर दे मेर एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, और उसी स्टेज में वो और चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहेंगे। फिर आ जाएगा डिक्लाइन स्टेज। इन द डिक्लाइन स्टेज सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीज ड्यू टू द चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। अभी चीज़ें क्या होगी, चाहे कितना भी डिफ्रेंशिएशन कर ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट एक ही टाइप के प्रोडक्ट ले के लोग बोर हो जाते हैं। फिर मार्केट सैचुरेशन और द एमरजेंस ऑफ द अल्टरनेटिव, ठीक है, मैच्योरिटी के स्टेज की वजह से या फिर अल्टरनेटिव चीज़ें हम मार्केट में अवेलेबल रह जाती है, इसकी वजह से भी वो प्रोडक्ट हमें अभी आउट ऑफ फैशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कंपनी मस्ट डिसाइड वेदर टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट और कंटिन्यू सेलिंग इट विथ द मार्केटिंग एफर्ट, ठीक है। तो उसको फिर कंपनी को सोचना है कि वो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करेगी या मतलब उसको मार्केट में से वापस ले लेगी या फिर कंटिन्यू करेगी सेलिंग कुछ मार्केटिंग एफर्ट्स लगा के। एन एक्सिस्टिंग इन्वेंट्री प्राइस रिडक्शन और डिस्काउंट में भी नेसेसरी, सम कंपनीज में चूज़ टू री इन्वेस्ट और रीब्रांड। तो इस स्टेज में कुछ कंपनी क्या करती है, मतलब ब्रांड का नाम चेंज कर देगी, ठीक है, कि पहले ये ब्रांड ABC मतलब एग्जांपल है कि ABC से पहचाना जाता था, अब सिर्फ AB कर लेते। तो क्या होगा, रीब्रांड कर ले तो लोगों को मे बी थोड़ा डिफरेंट फील हो।
या फिर प्राइस रिड्यूस कर ले या कुछ डिस्काउंट ऑफर कर दे कि 20% ऑफ, 12% ऑफ, इस तरह से। Ultimately, the decision to withdraw or revive the product depends on the profitability and how well it aligned with the company strategy. अल्टीमेटली कंपनी की स्ट्रेटेजी पे डिपेंड ही रहेगा कि उसको मार्केट में से प्रोडक्ट विड्रॉ करना है या फिर और उस प्रोडक्ट पे खर्चा करना है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट, स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा पीएलसी हेल्प करेगी। किस तरह से? दिस विल एनेबल बिजनेस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन रिगार्ड टू मार्केटिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाय पिन पॉइंटिंग द स्पेसिफिक स्टेज टू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़फुल रहेगी, जहाँ पे हम प्राइसिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड सभी डिसीजन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हेल्प से लेंगे। जैसे कि अगर इंट्रोडक्शन स्टेज है तो हैवी मार्केटिंग इज़ रिक्वायर एंड ब्रांड अवेयरनेस हमें करनी पड़ेगी। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा? हम मोर फोकस ऑन द शिफ्ट टू द कॉस्ट रिडक्शन एंड रिटेंशन इन द मार्केट फॉर द कस्टमर। फिर सेकंड पॉइंट है कि मार्केट प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट हमें करने में पीएलसी हेल्प करेगी। हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से स्टेज में क्या करना है। जैसे कि बिजनेस एस्टैब्लिशिंग कैन परसीव अ मार्केट ट्रेंड एंड प्लान द स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली बिकॉज ऑफ देयर क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द पीएलसी। दिस प्रोएक्टिव मेजर कैन असिस्ट इन रिड्यूसिंग द रिस्क इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोडक्ट लॉन्च एंड ensuring दैट द मोस्ट प्रॉमिसिंग फीचर आर एक्सप्लोरेड। ठीक है, कौन कौन सी स्टेज में हमें कौन सी रिस्क होने वाली है हम पीएलसी की मदद से पहले से ही जान लेते हैं, तो हम पहले से ही उस चीज़ के रिलेटेड स्ट्रेटेजी बना लेंगे। फिर है प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। हमें पता ही है कि हमें एज अ प्रोडक्ट अप्रोच मैच्योरिटी firm may able to introduce new feature and new product line based on the customer feedback and change in the market in order to remain competitive। तो हमें स्टार्टिंग में ही पता है कि हम अगर जब मैच्योरिटी स्टेज में एंटर करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में इनोवेशन तो करना ही है, तो उसके लिए वो ग्रोथ स्टेज से ही थोड़ी बहुत इनोवेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट कर देगी। फिर है रिसोर्स एलोकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो पीएलसी की मदद से हमें पता चलेगा कि स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन स्टेज में हमें सेल्स आर लो एंड हैवी इन्वेस्टमेंट माइट बी रिक्वायर इन मार्केटिंग। तो स्टार्टिंग में हमें सेल्स कम होगी और हमें हैवी इन्वेस्टमेंट करना होगा मार्केटिंग के लिए। तो फिर इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट रिच मैच्योरिटी एंड सेल्स स्टेबलाइज, रिसर्च कैन बी शिफ्ट टुवर्ड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल्स कम होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज में हो जाएगा कि हमारा सेल्स स्टेबल हो जाएगा, ना ज़्यादा ना कम। तो इस स्टेज में हम रिसोर्सेज को हमारा जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है हम उसको मार्केट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूटिलाइज़ करेंगे, एंड जो बचे हुए रिसोर्सेज है उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज़फुल हो सकती है। तो इस तरह से पीएलसी की मदद से हमें पता चलेगा। फिर एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। तो वो भी पीएलसी स्टेज की मदद से हमें पता चलेगा कि कौन कस्टमर हमारे पास मैच्योरिटी स्टेज तक कितने लॉयल है, क्योंकि हमारे मैच्योरिटी स्टेज में एकदम कट थ्रोट कंपटीशन में भी हमारे पास अगर लॉयल कस्टमर है तो उसकी मदद से हमें प्रॉफिट मेकिंग होती रहेगी। एडवांटेजेस क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के? तो फर्स्ट, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए हमें पीएलसी मदद करती रहेगी कि एग्जैक्टली हमें किस तरह से प्रोडक्ट लाइन फॉल्स विद इन द पीएलसी, कि किस स्टेज में प्रोडक्ट लाइन फेल हो सकती है हमारी, इंट्रोडक्शन में भी हो सकता है, ग्रोथ, मैच्योरिटी या डिक्लाइन में। देन इट अलाउ फॉर द मोर स्पेशली टारगेटेड मार्केट स्ट्रेटेजी के प्राइस एंड रिसोर्स प्लानिंग। जैसे कि अगर हमें ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज हैवी मार्केटिंग एफर्ट माइट बी कॉल फॉर द ब्रांड रिकॉग्निशन, वाइल द मैच्योरिटी स्टेज एफर्ट कैन बी डिलीवर टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो वही बात हुई कि स्टार्टिंग में हमें सबसे ज़्यादा ब्रांड रिकॉग्निशन पर ध्यान देना है, एंड फिर होगा सेकंड मैच्योरिटी स्टेज में हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे ध्यान देना है और ब्रांड डिफरेंशिएशन पे ध्यान देना है। फिर है इम्प्रूव सेल्स फॉरकास्टिंग। तो वो कैसे कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल सेल्स डेटा, इंडस्ट्री ट्रेंड एनालाइज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीएलसी, बिजनेस कैन मेक बेटर सेल्स एक्सट्रापोलेशन एंड इवेंचुअली एस्टिमेट। तो हमने जो पीएलसी की मदद से एस्टिमेट करा था कि हमारी सेल अवेयरनेस के बाद कितनी बढ़ सकती है इंट्रोडक्शन स्टेज से लेके ग्रोथ स्टेज पे आएगी, तो कितनी हमारी सेल एस्टिमेटेड कितनी बढ़ सकती है, तो वो पीएलसी की मदद से हमें पता चल जाएगा। For example, forecasting low sale during the decline stage would be help decide a company whether or not to invest in production, innovation or phase out the offering। ठीक है, अगर हम पता चला कि डिक्लाइन स्टेज में ज़्यादा इनोवेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम कितना भी इनोवेशन कर ले ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो मार्केट में नहीं चलेगा, ठीक है, तो इस स्टेज में ये सब चीज़ें हो जाएगी। फिर है स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एलोकेशन। तो पीएलसी असिस्ट बिजनेस इन रिसोर्स एलोकेशन अक्रॉस their product portfolio. During the introduction and growth stage, resource might be directed toward the marketing,
एंड सेल्स जैसे कि फ्यूल अडॉप्शन। एज अ प्रोडक्ट्स रीच मेच्योरिटी रिसोर्स माइट शिफ्ट टुवर्ड द कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्ट एफिशिएंसी। तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाता था कि प्रोडक्ट को किस तरह से हमें मार्केट में अवेयर करके मतलब लोगों में अवेयरनेस बना के रखना है। बाद में होगा कस्टमर सर्विस पे हम ध्यान देंगे, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी पे ध्यान देंगे। तो वो सब चीज़ें हमें पता चलेगी कि अभी कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे हमें ध्यान देना है, तो वहाँ पे कौन से रिसोर्सेज हमें लगेंगे, तो वो भी पीएलसी की मदद से हमें पता चलेगा। फिर है प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। तो पीएलसी कैन हेल्प बिजनेस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। हम कितना इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें कि हमारा मार्केट में हमारी ब्रांड वैल्यू मेंटेन होके चले। फिर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी बिजनेस दैट स्ट्रेटेजिकली अडॉप्ट तो ईच पीएलसी स्टेज विल कीप देयर प्रोडक्ट ऑन गोइंग टू ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ऑब्वियसली हर बिजनेस का मेन एम प्रॉफिट ही है, तो वो पीएलसी की मदद से हमें मैक्सिमाइजेशन हमारा कितना हो सकता है, प्रॉफिट कितना मैक्सिमम हो सकता है, वो हमें पता चल जाएगा। सम मेजर में इंक्लूड कॉस्ट कट ड्यूरिंग द मैच्योरिटी फेज और प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर न्यू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज। तो वो हमें पता चल जाएगा मैच्योरिटी स्टेज में हमें कितना कॉस्ट कट करके रखना होगा, जिसकी वजह से हमें डिक्लाइन स्टेज में इतना ज़्यादा हम और एक्सप्लोर कर पाए न्यू मार्केट को। ठीक है, फिर चैलेंजेस कौन कौन से हमें फेस करने को मिलेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होगा, मार्केट अवेयरनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो मार्केट अवेयरनेस कराने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले कि कोई हमें अगर ओरियो है, ओरियो का नाम सबने सुना है, ओरियो बिस्किट है, तो स्टार्टिंग में जब वो आया था तो उसको मार्केट अवेयरनेस किस तरह से करते थे कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस टीवी पे उसको एडवर्टाइजमेंट करके न्यूज़पेपर में या फिर होर्डिंग्स वगैरह लगा के। तो स्टार्टिंग में क्या हुई होगी, उसको हायर इनिशियल कॉस्ट उसको लगी होगी कंपनी को, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देगा कि अभी मार्केट में कोई क्रीम वाले बिस्किट नहीं है। ठीक है, अगर है तो वो इतना अवेयर नहीं है, क्योंकि हम तो सादे बिस्किट ही खाते थे। अगर हम बात करें तो पार्ले जी ही सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, या फिर गुड डे। तो फिर ओरियो ने क्या करा, वो क्रीम वाले बिस्किट लेके आए। ठीक है, और उसको इस तरह से बॉन्डिंग रिलेशंस के थ्रू उसको ऐसे मार्केटिंग अवेयरनेस करी। ठीक है, कि ओरियो खा रहे हो तो आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। तो वो हाईली फील इनिशियल कॉस्ट उसको लगी होगी एडवर्टाइजमेंट के लिए, कैंपेन के लिए, और उसने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी उस तरह से उसको मेंटेन करनी पड़ी होगी। ठीक है, फिर होगा लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्टिंग में उसके पास रिटेलर होंगे। अगर हम बात करें रिटेलर, वो नया प्रोडक्ट को मतलब अगर कोई शॉप है तो वहाँ पे ओरियो स्टार्टिंग में क्या होगा कि अगर 3 शॉप है एग्जांपल, तो वो एक ही शॉप ओरियो को लेने के लिए रेडी होगा, बाकी के 2 मना ही कर देंगे, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है, लोग परचेस करे कि ना करे। तो रिटेलर को वहाँ तो वैसे भी जगह कम होती है, अगर वो न्यू प्रोडक्ट वहाँ पे रखेंगे तो बाकी के जो अवेयरनेस वाले मतलब जो लोग रेगुलरली ले रहे हैं प्रोडक्ट, उसको लेना पसंद नहीं कर, मतलब वो कहाँ रखे वो। तो रिटेलर को वहाँ पे थोड़ा हिचकिचाहट होती है कि वो नया प्रोडक्ट किस तरह से अपने यहाँ पे रखे। फिर हो जाएगा ग्रोथ स्टेज में क्या दिक्कत होगी, कम अप विथ डिमांड। यहाँ पे अवेयरनेस हुई ओरियो की, अभी क्या हुई, सबने टेस्ट करा, सबको अच्छा लगा, तो यहाँ डिमांड इंक्रीज़ हो गई। तो हमें वो डिमांड को अगर मतलब 1000 ओरियो की डिमांड हुई तो हमें 1000 के 1000 उसको डिमांड को मीटअप करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पोटेंशियल कस्टमर को भी देखना पड़ेगा, 1000 से 2000 हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें 2000 तक हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। फिर है मैनेजिंग रैपिड ग्रोथ। ठीक है, रैपिड ग्रोथ हुई, हमने 2000 एक्सपेक्ट करा था लेकिन 5000 हमारी डिमांड हो गई, तो हमें 2000 से भी बढ़कर हमें और ज़्यादा ग्रोथ के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमें अपने ट्रेनिंग एंड हायर स्टाफ, स्टॉक कीपिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने जो इस टाइम में उसको मैनेज कर ले, तो आगे चल के सही रहेगा। फिर कंपटीशन पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी लोगों को पता चला गया कि यार ओरियो में ऐसा क्या है, तो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो अभी इस टाइप के बिस्किट और मार्केट में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट को। ओरियो पहले कुछ वाइट कलर के क्रीम का आया, फिर चॉकलेट आया, फिर अलग अलग पिंक कलर का, अलग अलग फ्लेवर वाले ओरियो भी मार्केट में आते रहे, जिसकी वजह से लोग थोड़ा थोड़ा मार्केट में हर फ्लेवर वाले ओरियो मार्केट में आए, जिसकी वजह से हर कस्टमर जो अलग अलग फ्लेवर टेस्ट करना पसंद करता था तो वो कर सकते हैं। तो कंपटीशन ने वो भी देखा। फिर है मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, स्लो सेल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि गिवन मार्केट दैट इज बिगनिंग विथ स्लो डाउन इन द मार्केट अपॉर्चुनिटी इट बिकम इंक्रीजिंगली सैटर्ड, बिजनेस मस्ट फाइंड वेज टू स्टॉल द
मैच्योरिटी स्टेज फॉर द लॉन्ग इनफ टू थ्रू द मीन्स ऑफ द प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। लोगों ने देखा कि यार पहले जो प्रोडक्ट था इंट्रोडक्शन स्टेज पे तो पहले बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह थी, अभी मैच्योरिटी स्टेज में क्या हुआ कि क्रीम कम हो गई, बिस्किट में इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि लोग को स्लो डाउन हो जाएगी इसकी सेल। फिर होगा कॉस्ट प्रेशर, तो यहाँ पे उनको होगा कि पहले 10 रुपये का अगर छोटा पैकेट आता था तो इसी में अभी वो क्योंकि महंगाई इन्फ्लेशन भी तो आया होगा, इंट्रोडक्शन से मैच्योरिटी स्टेज में इन्फ्लेशन भी उसको इफ़ेक्ट कर रही होगी, तो यहाँ पे अभी उसको 10 रुपये में वो नहीं होगा कि वो 10 रुपये में फिर से वो पैकेट दे। तो अभी क्या करेगा, कॉस्ट प्रेशर उस पर आ जाएगा कि प्राइस को उनका क्वालिटी मेंटेन करके किस तरह से डिफरेंट प्राइस एंड प्रोडक्ट ऑफर कैन समटाइम बी इक्वल टू द डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, तो इससे ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसको किस तरह से मीटअप करे कि जिसकी वजह से लोग उसको पसंद भी करें। तो अभी 10 रुपये का 10 के 10 ही रखेगा, लेकिन उसमें उसका ग्राम कुछ कम कर देगा। अगर पहले जस्ट एग्जांपल कि पहले अगर 30 ग्राम मिलता था तो अभी वो 25 ग्राम कर देगा। तो ठीक है, इस तरह से थोड़ा वहाँ पे अपने एंड से कम करेगा, ना कि कंज्यूमर के पॉकेट से। फिर इनोवेशन फटिंग, यहाँ पे उसको इनोवेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि वो और क्या क्या कर सकता है। ठीक है, डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा, फॉलिंग प्रॉफिट, यहाँ पे उसका स्टार्ट हो जाएगा डाउनफॉल कि उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर रिड्यूसिंग कॉस्ट, उसको देखना पड़ेगा, देयर इज़ अ नीड टू लुक फॉर द कॉस्ट चैनल इनटू प्रोडक्शन और इवन आउटसोर्सिंग। ठीक है, अभी वो देखेगा कि और हम कितना आउटसोर्सिंग कर सकते हैं कि मुझे पहले क्रीम बनाने के लिए अगर मुझे दूध वगैरह कुछ चाहिए तो मैं पहले अपने यहाँ से ही करता था, लेकिन अब क्या करूँगा, मैं क्रीम किसी और से बना दूँगा एंड मैं जो इसका बिस्किट का जो ऊपर का जो कुकी होती है वो मैं बनाऊँगा, तो उसे वो आउटसोर्सिंग करने दे देगा कि जो क्रीम है वो कोई और मुझे बना के देगा, मतलब कोई और कंपनी बना के देगी और मैं अपना 100% सिर्फ वो कुकीज़ बनाने में दूँ, तो इससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, द एंट्री ऑफ न्यू प्रोडक्ट माइट एंड अप द ईटिंग इनटू द मार्केट दैट द डिजनरेटिंग प्रोडक्ट वाज प्रीवियसली इंजॉइंग। प्रॉपर प्लानिंग एंड पोजिशनिंग्स आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड दिस। ठीक है, प्रोडक्ट कैनिबलाइजेशन में हमें ये देखना है कि हम अपना प्रोडक्ट को मार्केट में और कितना टिका के रख सकते हैं और इनोवेशन कर करके कितना हम टिका के रखेंगे। तो डिक्लाइन स्टेज में ये सब हो गया। स्ट्रेटजीज फॉर दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो स्ट्रेटजी कौन कौन सी है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में वही हमें अवेयरनेस से रिलेटेड स्ट्रेटजी अपनानी होगी जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में और स्ट्रॉन्ग बने, हमारी स्ट्रॉन्ग मार्केट ब्रांड इमेज बनती रहे। फिर ग्रोथ स्टेज में हमें क्या देखना है, कंज्यूमर अडोप्शन रेट देखना है कि कंज्यूमर एक्चुअल में वो कितने प्राइस में वो प्रोडक्ट लेना पसंद करेगा और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, जिसकी वजह से हमारी सेल्स बढ़े और हमारी प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। And companies should concentrate on expanding their market share as well as building loyalty among the customer। जिसकी कस्टमर एक बार परचेस करे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, कस्टमर फ्रीक्वेंटली परचेस करे तो ही प्रॉफिट होगा। तो फ्रीक्वेंटली कब परचेस करेगा, जब वो लॉयल बन जाएगा। तो लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए ग्रोथ स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा कि ये सब क्या है चीज़ें, स्ट्रेटेजी है, कौन कौन सी पीएलसी हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बना के देती है। तो मैच्योरिटी स्टेज में कौन सी होगी, कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। कॉम्पिटिटर बिकम मोर अग्रेसिव दस मैंडेटिंग डिफरेंशिएट स्ट्रेटेजी। तो अगर कॉम्पिटिटर है वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर के है, मतलब एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा डिफरेंशिएट स्ट्रेटेजी अपनानी होगी और इनोवेशन अपनाना पड़ेगा। एंड यूजुअली दिस इन्वॉल्व रिड्यूसिंग कॉस्ट and extending product lines while exploring alternative promotional channel among other। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्चा हो सकता है कि हमें दिखाना है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों से कितना अलग है। फिर होगा डिक्लाइन स्टेज में कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी है कि ड्यू टू चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस एज वेल रिलीज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी दैट मेक सम प्रोडक्ट्स ऑब्सोलेंट। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से या फिर कस्टमर प्रेफरेंस चेंज की वजह से, तो सेल्स हमारी डाउन हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। इन सच केस ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑप्ट टू ड्रैग मैक्सिमम पॉसिबल अर्निंग। तो उस चीज़ में हमें ये सोचना है कि हमें उस प्रोडक्ट से मैक्सिमम और कितना प्रॉफिट मिल सकता है जो विदाउट पुशिंग दैम बैक टू द फर्दर डेवलपमेंट, और कुछ ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा इनोवेशन ना करके अगर ये प्रोडक्ट ऐसे ही मार्केट में जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। मॉडिफाइंग देयर ऑफरिंग एंटायरली टू सो दैट बेस्ट फिट करंट नीड्स एंड वांट और द इवन क्वाइट ऑल टुगेदर। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि डिक्लाइन स्टेज में और हम क्या इनोवेशन ना करके उसी प्रोडक्ट को कितना और मेंटेन करके रख सकते हैं।
फिर हमने केस स्टडी हमने देखी एप्पल की, जहाँ पे हम देखे कि इंट्रोडक्शन फेज़ में कि जहाँ पे स्टार्टिंग में और नॉर्मल फ़ोन हुआ करते थे स्मार्टफोन, तब एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया आईफोन 2007-8 के एरा में। तो उसने प्रमोशन स्ट्रेटजी अपनाई, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसने बोला कि हम आपको और अच्छा स्मार्टफोन देंगे जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा। तो स्टार्टिंग में उसने चार्जिंग प्राइस इनिशियली ही हाई रखी, जिसकी वजह से उसकी प्रेस्टीज पता चले कि जो एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो भाई सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस वाले लोग हैं। इस तरह से ग्रोथ स्टेज में क्या होगा, उसने और इसमें टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट करा, आईफोन 3G 4S ये सब लॉन्च हुआ मार्केट में। तो ये सब चीज़ें उसने देखी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसने प्रॉपर मेंटेन करके रखा, पार्टनरशिप करी एंड और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी, जिसकी और फीचर्स इंट्रोड्यूस करे, कैमरा क्वालिटी, फास्टर प्रोसेस, ये सब चीज़ें ग्रोथ स्टेज में उसने ऐड करी। फिर मैच्योरिटी फेज़ में क्या उसने देखा 2000 स्टेज में कि कंपटीशन भी उसको फॉलो करने लगा है, ठीक है। तो उसने और चीज़ों को एनहांस करने की कोशिश करी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से कि कस्टमर फिर भी मेरे पास ही आए। एंड डिक्लाइन स्टेज में क्या हुआ, 2019 से ऑनवर्ड अभी उसका थोड़ा डिक्लाइन स्टेज स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मार्केट में और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और भी बस आईफोन जैसे ही फीचर्स वाले फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है। तो उसने क्या करा, अभी एप्पल म्यूज़िक, एप्पल TV प्लस, एप्पल डायरेक्ट एंड ये सब चीज़ें उसने यूज़ करी, जिसकी वजह से मेन जो फ़ोन है उसके अलावा इन सभी चीज़ों से उसको प्रॉफिट अभी हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का भी नॉर्मल केस स्टडी से हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। व्हेन टू यूज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो कब हमें यूज़ करना है, इस्टेब्लिशिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जब हमें ऐसा लगे कि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिलना चाहिए, उस टाइम पे हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यूज़ करनी है। फिर डेवलपिंग अ विनिंग प्राइस स्ट्रेटजी, तो हमें जब ये देखना है कि हमें कौन सी स्टेज पे कौन सी प्रीमियम प्राइस चार्ज करनी है, इंट्रोडक्टरी स्टेज में प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करनी है या पेनिट्रेशन मोड अपनाना है, तो वहाँ पे भी PLC हेल्प करेगी। फिर डेवलपिंग अ टारगेटेड मार्केटिंग अप्रोच, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमें प्राइमरली क्या देखना है, ब्रांड अवेयरनेस, ग्रोथ में क्या देखना है, लॉयल्टी देखनी है कस्टमर की, मैच्योरिटी में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपना मार्केट शेयर एंड कंपटीशन को फेडअप करके फेंडिंग करके रखना है। फिर लास्ट में है रिएक्ट प्रोएक्टिवली बिफोर डिक्लाइन, तो डिक्लाइन स्टेज से पहले ही हमें थोड़ा आगे से ही प्लानिंग करके रखनी है। अगर हमें पता है कि ग्रोथ स्टेज के बाद हमें क्या हो सकता, मैच्योरिटी स्टेज के बाद हमारे डिक्लाइन स्टेज स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले ही हमें थोड़ी सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान तभी कर देनी पड़ेगी। तो आई होप से इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।